नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। हम लोग बीपीएससी पीटी को लेकर प्रैक्टिस कर रहे थे। 70वीं बीपीएससी को लेकर प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका नेक्स्ट वीडियो है ये। और इस वीडियो में आज हम लोग तीसरी बार यूपीएससी पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। हमारा टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है 70वीं बीपीएससी पीटी को लेकर, टेलीग्राम पर ही होता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। टेस्ट का लिंक कमेंट में भी दे दूंगा। इसका पिछला जो 2 वीडियो होगा वो 70 बीपीएससी प्रैक्टिस नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर ज़रूर देखिएगा। बीपीएससी 70 जो होने वाला है, 1000 पदों पर भर्ती होगी, कम से कम 1000 पदों पर भर्ती होगी। और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, इसको मिस कतई मत कीजिएगा। जी जान लगा दीजिए, कुछ भी करना पड़े कीजिए और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाइए, क्योंकि इसके बाद 1000 सीटें पता नहीं कब आएंगी कब नहीं। फिर 68, 69 के जैसे 200-400 सीटें आ जाएंगी, जिसके लिए फाइट और भी कठिन हो जाता है। तो इसलिए 1000 सीटें हैं, तो अपनी तरफ से 100% नहीं 400% दीजिए। आपकी जो लिमिटेशन है मेहनत करने की, उसको तोड़ दीजिए। 10 घंटे पढ़ते हैं तो 15 घंटे तक खींच कर ले जाइए। जो भी आपने अपने ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं कि मैं तो 6 घंटा सोऊंगा ही सोऊंगी, ये सब बकवास की चीज़ें होती हैं। आप 5 घंटे भी सोते हैं तो भी कोई आपका हेल्थ ख़राब नहीं होता है। पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, और पढ़िएगा। पढ़ने का मतलब होता है क्वालिटी रीडिंग। पढ़ने का मतलब होता है कि किताब खुला हुआ है, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। ये सुख की प्राप्ति हो रही है कि लाइब्रेरी में 8 घंटे बैठ रहे हैं, लेकिन 8 घंटे का आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है तो खुद भी नहीं पता क्या पढ़ा आज पूरे दिन भर। ऐसी पढ़ाई कोई काम की नहीं होती है। लाइब्रेरी में 2 घंटा बैठे लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाए। लाइब्रेरी में बहुत कम बच्चे होते हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं जो वाकई कंसंट्रेट करके पढ़े जा सकते हैं। रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं आप लोगों के। तो अगर लाइब्रेरी में या कहीं पर रूम पर ही पढ़ रहे हैं, किताब सामने खुला हुआ है, तो लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। लाइब्रेरी में बोलकर पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। आप अपने रूम पर बोलकर पढ़ सकते हैं, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, आप जल्दी याद करेंगे। जब भी कोई कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कृपया करके बोलने लग जाइए, बोल बोल के पढ़िए, तुरंत आपका ध्यान वहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल हमने सॉल्व कर लिए थे। और ये जो वीडियो होता है, इसमें हम लोग ऑप्शंस से निकालना सॉल्व सीखते हैं कि भाई किस प्रकार से एलिमिनेट किया जाता है, किस प्रकार के सवालों को छोड़ना होता है, किस प्रकार से कीवर्ड्स को ढूंढना होता है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग देखते हैं। देखिए 2017 में ये पूछा गया यूपीएससी पीटी का सवाल है। ज़रा ध्यान पूर्वक देख के पढ़िएगा। सभी सवालों को पढ़कर कोशिश कीजिए आप भी हल करें मेरे साथ में। क्या है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक हैं जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। संसद में कोई ऐसा सदस्य विधेयक पेश कर सकता है जो निर्वाचित नहीं है लेकिन राष्ट्रपति जी ने नॉमिनेट किया है, वही क्या गैर सरकारी विधेयक होता है? ये कहाँ का परिभाषा भाई? हमने तो नहीं सुना इस तरह का कोई परिभाषा। होगा तो होगा, क्या पता। हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। 75 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ क्या? लगता है आपको क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाई साहब देखो, दोनों कथन आपका गलत है। गैर सरकारी विधेयक उन विधेयक को कहा जाता है जो मंत्री को छोड़कर अगर किसी के भी द्वारा लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय, ले लीजिए दरभंगा से जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उन्होंने कोई बिल पेश किया, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीजेपी का सीट है, वो बीजेपी के मेंबर हैं, लेकिन उनका विधेयक भी क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। अगर कोई मंत्री है, जैसे राजनाथ सिंह जी मंत्री हैं, वो कोई विधेयक लाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। और भारत के इतिहास में इससे पहले पारित हुए हैं। मंत्री को छोड़कर शेष किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाना विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। हाल ही में संसद में गैर सरकारी विधेयक पेश किया गया था लेकिन पारित नहीं हो पाया। आज तक भारत में कोई भी गैर सरकारी विधेयक पारित नहीं हो पाया है। विपक्ष का कोई नेता हो, पक्ष का कोई नेता हो, लेकिन मंत्री पद धारण नहीं करता है, वो कोई विधेयक पेश करेगा तो गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। निम्नलिखित कथनों में से एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप के सरकार की अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिपरिषद वाली जो सरकार होती है, मंत्रिमंडल वाली,
उसके स्वरूप के सरकार के सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, सिद्धांत के रूप में बताता है। देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए कई सारे बच्चे फिर से मुझे बोलेंगे इंग्लिश में ही लाइए, टेस्ट अभी चल रहा है तो टेस्ट के कारण से इतनी व्यस्त है कि मैं इसको इंग्लिश में नहीं करवा पा रहा हूँ, नहीं तो हाफ हाफ कर देता, इधर हिंदी इधर इंग्लिश। मुझे भी इस चीज़ का है लेकिन टेस्ट के कारण से मैं नहीं करवा पा रहा हूँ। फिर भी मैं लगा हुआ हूँ कि इसको मैं जल्द से जल्द अगला वीडियो जो हमारा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन हो जाता है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि है। मंत्रिमंडल वाली यही होती है क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व किसके खिलाफ होती है? जनता के खिलाफ होती है क्या? जनता के समक्ष होती है क्या सामूहिक उत्तरदायित्व? तो जनता की ही सभा तो है, लोकसभा, डायरेक्ट चुन के जाते हैं वहां पर। उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन है जिसका जनता पर नियंत्रण हारसामुखी की दशा में है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो घटिया स्टेटमेंट है इन सबको आप काट सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार का तात्पर्य होता है कि ऐसी सरकार जो रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? जनता के प्रति सीधे रिस्पॉन्सिबल है। जनता ने अपने अपने प्रतिनिधियों को, चूँकि जनता का नौकरी करना है, पेशा करना है, काम करना है, यूट्यूब वीडियो बनाना है, रील देखना है, तो जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेज दिया कि तुम हमारे बदले में जाओ और शासन काम करो। कहाँ पर करो? तो लोकसभा में भेज दिया है कि जाओ लोकसभा में देखो। तो जनता के प्रति जिम्मेदार होता है मंत्रिमंडल। सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? व्यक्तिगत दायित्व किसके प्रति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय के लिए होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन। संसदीय स्वरूप जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है कि शासन का प्रमुख लाभ क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रमुख लाभ क्या है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यपालिका और विधानमंडल लेजिस्लेटिव बॉडी दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, दोनों फ्रीली कार्य करते हैं। कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है दोनों फ्री हैं। ये संसदीय स्वरूप में ऐसा होता है क्या? अमित शाह जी लेजिस्लेटिव बॉडी के भी हेड हैं, गृह मंत्रालय वो मेंबर है पार्लियामेंट के, एग्जीक्यूटिव के भी हेड हैं। गृह मंत्रालय का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो अमित शाह जी हैं। यहाँ तो एकीकरण हो गया इनका, ये तो एक हो गए, तो अलग कहाँ से हैं? यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है, यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है ये लेजिस्लेटिव के प्रति हमेशा उत्तरदायित्व तो बनी रहती है, इनके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सरकार के अध्यक्ष के निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो इसका सबसे शानदार सा कौन सा हो जाएगा? डेफिनेशन पूछा गया है और इस तरह के सवाल धड़ल्ले से पूछे जाते हैं जहाँ पर शब्दों से खेला जाएगा आपसे। इसका आंसर हो जाएगा सी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है हमेशा लेजिस्लेटिव के लिए उत्तरदायित्व रहेगा, हमेशा ही लेजिस्लेटिव के प्रति उसको उत्तरदायित्व रहना पड़ता है। कार्यपालिका को हमेशा लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायित्व रहना पड़ता है। यही संसदीय मर्यादा का, संसदीय जो प्रावधान है उसका लाभ है। क्या इसके इतर भी दुनिया में कोई व्यवस्था है? ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। बिल्कुल इसके इतर भी व्यवस्था है। कहाँ पर है व्यवस्था भाई? तो यूएसए नामक एक देश है दुनिया में, अमेरिका, जहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है। हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली है वहाँ पर। और वहाँ पर क्या होता है, कई देशों में है ये। अमेरिका में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है ना, सभी बॉडी बिल्कुल ही फ्री होते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी बिल्कुल अलग, लेजिस्लेटिव बॉडी बिल्कुल अलग, और उसके साथ में जो आपका जुडिशरी है, तीनों स्वतंत्र होते हैं। जो मंत्री बने हैं वो जरूरी नहीं कि कांग्रेस के सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्य होंगे, और जुडिशरी तो फ्री रहती ही है। इसलिए तीनों बॉडी स्वतंत्र होता है, वो संसदीय स्वरूप नहीं होता। लोकतांत्रिक देश वो भी हैं, लेकिन लोकतंत्र का उनका सॉफ्टवेयर अलग है। क्या है? सॉफ्टवेयर अलग है। वो सॉफ्टवेयर क्या है उनका? प्रेसिडेंशियल सिस्टम का उनका सॉफ्टवेयर है। इसको ज़रा डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। पॉलिटी में आंसर राइटिंग सहित पीटी में भी आपको डिफरेंस पर सवाल पूछा जाएगा, अंतर। भारत के संसद किसके किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? भारत के संसद मंत्रिपरिषद, जो अभी मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से 28 मंत्री जो हैं वो क्रिमिनल केस को सामना कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान मंत्रिपरिषद बना है, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को डेटा दे रहा हूँ। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पर इसको यूज कीजिएगा। भारतीय संसद किसके द्वारा जो मंत्रिपरिषद ही बना है उसके ऊपर में कंट्रोल स्थापित करती है? स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा, अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा,
चौथे का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा डी। इन तीनों के द्वारा मंत्रिपरिषद के ऊपर में लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो नियंत्रण स्थापित करते हैं। शून्यकाल के द्वारा, अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाकर वो नियंत्रण स्थापित करते हैं कि बेलगाम न हो जाए। पिछले 10 वर्षों में आपको संसद बेलगाम दिखा होगा। कई सारे संसद सदस्यों को हटाया गया क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास में काफ़ी बड़े स्तर पर सांसद हो गए थे। लेकिन इस बार जनता ने बहुत ही संतुलित तरीके से लोकतंत्र का चुनाव किया और इतना शानदार बहुमत दिया है कि किसी को भी हराया नहीं जनता ने। रिजल्ट के दिन बड़ा ही अद्भुत माहौल था। कांग्रेस भी खुश, बीजेपी भी खुश, जेडीयू भी खुश, सपा भी खुश, सब खुश थे, सब जीत रहे थे, है ना। दरअसल जीत कौन रहा था? तो लोकतंत्र जीत रहा था उस दिन। अगला है सवाल कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। अब जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही बेसिक से और टॉपिक से सवाल बनाएंगे, लेकिन आप इसमें फंस सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र मोदी जी ने भरा था, सब नेता भरते हैं। सभी नेता आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी भरने गए थे, राहुल गांधी जी भी। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सीरियसली? भारत में तो कोई अमेरिका का भी नागरिक रह रहा होगा, नेपाल के भी लोग रह, क्या उनके द्वारा दाखिल किया जा सकता है क्या? चलो भारत में भारतीय ही रह रहे हैं, उनका उम्र तो होना चाहिए 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष नहीं कर सकते भाई, 25 वर्ष चाहिए कम से कम। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सीरियसली? भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। मुझे जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा? नामांकन पत्र के बारे में पूछा गया है आपसे, नामांकन पत्र के बारे में ध्यान से पढ़िए, सबसे बेस्ट आंसर निकालना है। वैसे सटीक आंसर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट देखिए क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत के किसी नागरिक के द्वारा, निवासी नहीं, भारत का कोई भी सिटीजन जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, नो मैटर मोदी जी का घर वडनगर गुजरात में है, वहाँ की मतदाता सूची में उनका नाम है, लेकिन वो बनारस से अपना नामांकन दर्ज करते हैं, दाखिल किया जा सकता है, उसके द्वारा जो नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे भी अच्छा स्टेटमेंट होता, एक उम्र होती है लोकसभा में नामांकन दाखिल करने की, वो क्या होती है? कम से कम 30 वर्ष राज्यसभा के लिए चाहिए और लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष का उम्र चाहिए, तभी जाके आप दाखिल कर सकते हैं। ये इसका सबसे सटीक आंसर होगा। इस प्रकार से आपको सारे गलत में से भी एक सही चुनना होता है, तो ध्यानपूर्वक इसका चुनाव कीजिए। ये अच्छा सवाल था, यूपीएससी का सवाल की खूबसूरती यही होती है कि आपको लगेंगे सारे ही सही हैं। अगला सवाल देखिए, लोकसभा अथवा राज्य के विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। एक बात बताओ, कहीं पर 100 वोटर हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिए स्टेटमेंट को, फिर से पढ़िए एक बार। एक को मिला 30, एक को मिला 40, दूसरे को भी मिला 30। विजेता कौन है? 40 वाला। क्या इसको 50% वोट मिला है? कतई नहीं। तो क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट भाई कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए गए मतदान का कम से कम 50% अनिवार्य है। ऐसा है क्या? भारत के संविधान में अधिकातित उपबंधों के अनुसार, भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। लोकसभा में जो उपबंध लिखा हुआ है संविधान में, भारत के संविधान में जो वर्णित उपबंध है, संविधान में वर्णित है कि विपक्ष के नेता को जाएगा उपाध्यक्ष का पद। हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा संविधान कहीं भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों गलत है। मैंने आपको समझाया था एक दिन कि संविधान में अध्यक्ष पद की तो चर्चा की गई है, लेकिन उपाध्यक्ष पद विपक्ष से बिलोंग करेंगे, इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं की गई है। ओके, देखिए क्या है कि लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, लेकिन ये व्यवहार में ये परिपाटी बन गई है 10वीं लोकसभा के पश्चात से। उससे पहले ऐसा कोई नहीं था। हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे नेताओं ने यह बुद्धिमत्ता वाला कदम उठाया कि हम ऐसा करते हैं, उपाध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टी को देते हैं, लो तुम भी खुश रहो। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि लोकसभा में, देखिए सवाल क्या है, ऑप्शन के सहित मैं दिखा देता हूँ, आंसर ढक के रखता हूँ मैं। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापगत या लैप्स हो जाता है। सत्र अगर उसका बंद हो गया है तो वो लैप्स हो जाएगा क्या? लंबित कोई विधेयक है अगर लोकसभा में, तो आपने संसद पढ़ा है लेकिन आप इतने गंभीर फैक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाते हैं।
इसलिए फंस रहे हैं। जरा फिर से पढ़िएगा एक बार। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, राज्यसभा में ही लाया गया था उसको, और राज्यसभा में ही लंबित है, अभी लोकसभा से पारित नहीं हुआ है। वो विधेयक कहीं पर भी लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है। लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन से पहले राज्यसभा में कोई विधेयक आया और लोकसभा का विघटन हो गया इलेक्शन के कारण से, तो क्या वो राज्यसभा से वो विधेयक जो है वो पारित व्यपगत हो गया होगा क्या, कि व्यपगत नहीं हुआ होगा, वो विधेयक खत्म हो गया, क्या उसको फ्रेश फिर से लाना पड़ेगा? ये पूछा गया है आपसे। 2 लाइन का टॉपिक है ये, कि कौन सा विधेयक कब व्यपगत खत्म हो जाता है, कब नहीं होता है। इसको कवर कर लीजिएगा अच्छे से। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी केवल और केवल 2 सही है यहाँ पर। पहला यहाँ पर बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 107(3) के अनुसार लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसानों में व्यपगत नहीं होता है। मानसून सत्र में कोई विधेयक लाया गया, ठीक है, अब मानसून सत्र खत्म हो गया, शीतकालीन सत्र में उसको फिर से लाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर लैप्स नहीं होता है। ओके, अगला सवाल है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए संकल्प स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट, उस पर भारत की संसद को आज कानून बनाना। आज मोदी जी उठे, उन्होंने बोला कि देश के सामने संकट है, चलो स्टेट लिस्ट पर कानून बनाते हैं। तो इस कानून बनाने की शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? जरा सोचिएगा। स्टेट की सभा कौन सी है? राज्यों की सभा कौन सी है? केंद्र में सभी राज्यों की सभा है गुरु। राज्य के विधायक जो विधायक बने हैं राज्य सरकार में, उन लोगों ने चुन चुन कर भेजा है, इसलिए वो राज्यों की सभा कहलाती है। राज्यसभा, राज्यों की सभा, राज्यसभा। राज्य स्टेट जो अलग अलग भारत के अंग हैं, उन्होंने अपना एक सभा बनाया हुआ सेंट्रल में किसी कानून को पारित करने के लिए, उसका कहा है राज्यों की सभा। तो राज्यसभा के पास जाएंगे। देखिए इसका क्या है, राज्य लिस्ट पर कानून बनाना है तो उसकी शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से इसको पारित करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ शुरू हो सकता है। राज्यसभा को ये शक्ति दी गई है, वो भी विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा में जो चुन के आए हैं उनको राज्यों ने चुन चुन कर भेजा है कि जाओ सेंटर में हमारा काम करना आप। राज्यसभा का असली मतलब तो आज कई सारे लोगों को पता चला होगा। राज्यसभा अपर हाउस का क्या तात्पर्य होता है? जो हमारे भारत के अलग अलग राज्य हैं, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा हुआ है कि केंद्र के कानून निर्माण में हमारी भी भूमिका होगी, वो आप तय करेंगे। तो स्टेट लिस्ट पर कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा में शुरुआत होगा 2/3 बहुमत से। विशेष बहुमत चाहिए हमें, विशेष बहुमत चाहिए हमें, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ कठिन शब्दों को इंग्लिश से बताऊँ, लेकिन अब मुझे खुद ही उसका इंग्लिश नहीं पता होगा तो मैं कहाँ से बताऊँगा, है ना। ईमानदार रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, राज्यसभा में धन विधेयक मनी बिल के बारे में पूछा गया है। राज्यसभा में मनी बिल को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं होती है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है आर्टिकल 112 बजट। ओके, राज्यसभा में अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकते हैं। क्या राज्यसभा को इतनी कम शक्तियां दी गई हैं? किसके मामले में, पैसा कौड़ी के मामले में इतना कम शक्ति मिला हुआ है क्या? पहले का आंसर जरा मुझे बताइएगा। बिल्कुल इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। राज्यसभा में बजट पर तो चर्चा किया ही जाता है। आपने हर बार देखा होगा कि बजट पहले लोकसभा से पारित होती, फिर राज्यसभा में घमासान उस पर चर्चा होता है। भले ही राज्यसभा बजट में कुछ बदलाव नहीं कर सकती है, भले उसकी शक्तियाँ कम है, लेकिन चर्चा से किसने रोका है? और यहाँ तो चर्चा पूछा गया हमें, देखिए यहाँ पर चर्चा पूछा गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चर्चा नहीं किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। चर्चा तो कर ही सकते हैं, तो तीसरा को काट दीजिए, दूसरा तो बिल्कुल ही सही होगा। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला आर्टिकल ने अगला सवाल, भारत में किसी राज्य के विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। विधान परिषद, राज्य में 2 सभा होती है, राज्यों में भी 2 सभा होती है। एक होती है कौन सी? तो विधानसभा, और एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य कहाँ से चुन कर आते हैं? अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से चुन कर आते हैं। इसका क्या कोई काम है? कोई काम नहीं है। अगर मुझसे पूछे तो कोई काम नहीं है विधान परिषद का, सिवाय राज्य सरकार पैसे खर्च करके
थोड़ा सा माहौल बना कर रखे, उसके अलावा कोई काम नहीं है। जो नेता हार जाते हैं वो अपने लिए बैकअप प्लान तैयार कर लेते विधान परिषद में आके, बाकी इसका कोई काम नहीं है। विधान परिषद का कोई शक्ति ही नहीं है इसके पास में, ऐसे ही भूजा खाने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वही है विधान परिषद। इसमें सवाल पूछा गया है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है? आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। जैसे बिहार में मान लीजिए 244 है तो 122 से ज़्यादा सीटें हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उस राज्य का राज्यपाल जो है वो विधान परिषद के सभापति का नाम निर्देशित करता है, नाम बताता है कि कौन होगा कौन नहीं। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, दोनों के दोनों गलत हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगर 100 लोग हैं कहाँ पर, तो विधानसभा में मान लीजिए बिहार विधानसभा में 100 लोग हैं तो 33.33 लोग हो सकते हैं विधान परिषद में, 1/3 के आसपास में। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। ये तय है, ये आर्टिकल 171 में लिखा हुआ है, संविधान में वर्णित है। ये राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित नहीं करता। राज्यपाल क्यों निर्देशित करेंगे? बल्कि 182 के तहत विधान परिषद के सदस्य अपने में से सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं। दोनों स्पीकर जो होते हैं, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, उनका चुनाव होता है, उनको कोई नाम निर्देशित नहीं करता है। ये तो लॉजिकल था, इसको तो आप वैसे ही काट सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा और कहीं अगर दिक्कत ना हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को शेयर भी कर सकते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, बहुत उछलते रहते पॉलिटी पढ़ के, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चोरी नहीं किया होगा तो सही से बताना, अगर आंसर अभी ऊपर आ गया तो देख लिया होगा तब तो कोई बात नहीं। संसदीय प्रणाली की सरकार का क्या तात्पर्य होता है? लोकतंत्र का क्या तात्पर्य होता है? संविधान का क्या तात्पर्य होता है? यूपीएससी ने यही सब सवाल पूछे हुए हैं। संवैधानिक शासन का क्या तात्पर्य होता है? संवैधानिक शासन का तात्पर्य, यूपीएससी का सवाल बता रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल के 2-4 वर्षों पहले का सवाल, 2019 ईस्वी का सवाल है। संवैधानिक शासन का क्या तात्पर्य होता है? लिमिटेड गवर्नेंस, मिनिमम सरकार, मिनिमम सरकार की शक्तियों सीमित होती है, उसको संवैधानिक शासन कहा जाता है। संसदीय प्रणाली की सरकार किसको कहा जाता है? लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बताइए इसका आंसर। आपको तो चारों सही लग रहे होंगे, है ना। चारों स्टेटमेंट कहीं भी गलत नहीं है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन सवाल के अनुसार आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। बताइए मुझे इसका, इसलिए रुका हुआ हूँ ताकि आप अपना दिमाग लगाएं, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी समय बहुत बहुमूल्य है। इसका आंसर नहीं निकाला है तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट चुनना था इसमें से। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, यूपीएससी भी सवाल रिपीट करती है, बस भाषा बदल देती है उसका। मैंने बताया था कि इस लोकतांत्रिक जो संसदीय प्रणाली होती है उसका तात्पर्य ही होता है कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। यहाँ पर जनता के प्रति उत्तरदायी करके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कर दिया। लोकसभा जनता की ही तो सभा है, लोगों की सभा लोकसभा, है ना। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यही संसदीय प्रणाली की सबसे सही डेफिनेशन माना जाता है। कृपया करके इसको कंठस्थ रखें, याद रखें, समझ कर रखें। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह स्पष्ट किया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। भारतीय संसद प्रणाली की सरकार का मॉडल ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडल मंत्रिपरिषद संसद के निचले हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन भारत ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। लेकिन ब्रिटेन में संसद जो होती है वो बेलगाम होती है, संसद वहाँ पर कुछ भी कर सकती है। लेकिन भारत में न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक जो चीज़, न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्तियाँ जो हैं उसको अभी अमेरिका से हमने ले लिया। हमने 2 सिस्टम लिया, दोनों को जोड़कर अपना सिस्टम बना लिया और उसको कहा जाता है भारतीय सिस्टम, भारतीय संविधान वाला सिस्टम, जहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, जहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। संघ की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। संघ की सरकार, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। जो वित्त मंत्रालय है आपका, संसद में जो बजट पेश किया जाता है उसके लिए उत्तरदायी होता है राजस्व विभाग। भारत के संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता।
जो हमारा संचित निधि है उससे कोई भी धन निकालने के लिए संसद का ऑथराइजेशन चाहिए, संसद की अनुमति चाहिए क्या। अगला है कि लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरण डिसबर्समेंट के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, अनुमति की आवश्यकता होती है। लोक लेखा के लिए भी किए जाने वाले के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? अगर इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा और पहला गलत दिया हुआ है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करता है, न कि राजस्व विभाग। वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक कार्य विभाग है, जो आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के तहत जो विभाग होता है वो बजट तैयार करता है। भारत के संचित से तभी धन निकाला जा सकता है जब संसद की अनुमति प्राप्त कर ली गई। लोक लेखा का विवरण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2) में दिया गया है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी प्रकार के व्ययों के लिए सरकार स्वतंत्र होती है, इसके लिए संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती था। कथन 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ था। ये संसद की अलग अलग निधियाँ हैं जिसको आपको पढ़ना है। बीपीएससी में भी यही सवाल कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, तब आप फिर अगली बार पढ़ कर जाएंगे, बोलेंगे इस बार नहीं पूछा है, अब तक नहीं पूछा है तो क्यों पढ़ें, अगली बार पढ़ेंगे इसको। इस बार पूछ लिया, अब अगली बार से पढ़ेंगे, फिर वो अगली बार कुछ और बना देगा नया सवाल। नए टॉपिक्स को पढ़ने की आदत डालिएगा थोड़ा सा, ठीक है। पीवाईक्यू करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन केवल पीवाईक्यू पर बेस्ड मत रहिए। इसीलिए मैंने हमेशा बताया कि एक कोई टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन कीजिए, किसी का भी ले लीजिए। मैं उस तरह के लोगों में से नहीं हूँ कि मेरा ही लीजिए, मैं आपको पास करवा दूंगा, गारंटी वारंटी, ये सब झूठ बातें होती है। झूठ नहीं प्रचारित करता हूँ मैं, कभी नहीं। किसी का भी एक टेस्ट सीरीज लीजिए जिसमें नए सवालों की संख्या हो, नए सवालों को आप फेस करें, उनके ऑप्शंस पढ़ें। कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, आपने लड़ा तो कम से कम, है ना। देखिए क्या है कि जब संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है, किसमें? संयुक्त बैठक में। घूम फिर के 2-4 टॉपिक हैं संसद से जो आपको दिखेंगे ही पेपर में। देखिए कितने सारे सवाल संसद से पूछे गए, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ज्वाइंट बुलाया राष्ट्रपति महोदय ने। कौन बुलाता है भाई? ज्वाइंट बैठक कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें कोई विधेयक रखा हमने, क्या इसमें संविधान संशोधन विधेयक रख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक कभी भी ज्वाइंट बैठक में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक में बुलाया ही नहीं, रखा ही नहीं जा सकता है। 2 चीज़ तो बाहर हो गया। उसके अलावा चलिए एक विधेयक रख देते हैं, परीक्षा पेपर लीक रोको विधेयक। परीक्षा पेपर लीक, जो है नीट का पेपर लीक हुआ, सारे पेपर लीक होते हैं, यूपीएससी को भी डर लग रहा है उसका पेपर लीक ना हो जाए, इसलिए इस बार सेंटर पर आधा घंटे पहले बिठा देगा वो बच्चों को। पहले 10 मिनट पहले तक एंट्री देता था यूपीएससी, अब आधा घंटे पहले तक एंट्री दे रहा है, उसके बाद एंट्री नहीं देगा वो यूपीएससी। तो हमने पेश कर दिया पेपर रोको विधेयक। इस पर फैसला किस प्रकार से किया जाएगा? तो इस पर आधे से अधिक सदस्य अगर अनुमति दे देंगे तो इस पर हो जाएगा बात। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब 51% लोग, 51%। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 सदस्य, 66% से ज़्यादा। ओके, ये है साथ। इसीलिए जब भी ज्वाइंट बैठक आयोजित किया जाता है तो उसमें राज्यसभा की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। क्यों कम हो जाएंगी? लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543। राज्यसभा में कितने हैं? 275। 543 में 275 जोड़ दिया, अब उसका आधे सदस्य चाहिए, तो ऑलरेडी लोकसभा के पास सारी शक्तियां चली गई। आपको तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। 108 के तहत में ये प्रावधान है संयुक्त बैठक बुलाने का, और ये किसको दिया गया? भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है। अगले सवाल पर चले बंधुओं। 2014 ईस्वी में हम लोग आ गए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव, घूम फिर कर वही सब सवाल, अविश्वास प्रस्ताव, संसद, ये सब चीज़ें दिखेंगी। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है क्या? आपने अविश्वास प्रस्ताव नमक चिड़िया कभी पढ़ा है संविधान में? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। पुनः स्थापित का मतलब लाया जा सकता है। भारी भरकम शब्द लिखना यूपीएससी की गंदी आदत थी, जिसमें क्या है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सही है, कुछ देर पहले से मैं रट रहा हूँ बार बार। जनता की सभा, लोकसभा, लोगों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल, जिसको संसदीय प्रणाली माना जाता है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों के दोनों जो हैं वो सही दिए हुए हैं। भारत के संविधान में
अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया है। आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा और सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोकसभा के प्रति। वहीं से अविश्वास प्रस्ताव आया है कि आप हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं ना, तो हम आप में विश्वास नहीं करते हैं, इसी को बोला जाता है अविश्वास। बस बात ख़त्म। कहानी जैसे पढ़िए, बहुत इंटरेस्ट लगेगा आप। अगर आप इसको बोरियत जैसे पढ़ेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्या नहीं, कहाँ दिया हुआ है, तो इस तरह से फिर आप बोर हो जाएंगे। इंटरेस्ट से पढ़िए कि कितना कुछ जानने को मिल रहा है आपको, है ना। 2-4 लोग बीच में बैठकर ज्ञान दे सकते हैं आप। देखिए क्या है, केंद्र सरकार के मामले में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा सदस्यों को बहुमत की जरूरत होती है। 50 लोग बोलेंगे कि हाँ हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तो ये पेश हो जाएगा, स्पीकर महोदय उसको स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद लोकसभा के आधे से अधिक यानी कि 51% लोग बोल देंगे कि हमें इस सरकार पर विश्वास नहीं, तो फिर सरकार गिर जाएगी। जो वर्तमान की गवर्नमेंट बनी है, कॉलिशन की गवर्नमेंट है, कॉलिशन की गवर्नमेंट में इस तरह की संभावना बनी रहती है। परमाणु डील जब हुआ था, अमेरिका से भारत ने किया था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भारत में अविश्वास प्रस्ताव सीरियस प्रकार का आया था, जिसमें सरकार के गिरने की आशंका बन गई थी। लेकिन फिर उसमें बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसा वैसा लगाया और सरकार बच गई थी। कब? तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया था, तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मोदी के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था, लेकिन मोदी जी के पास इतना प्रचंड बहुमत कि कोई उनका क्या बिगाड़ लेता। लेकिन अब थोड़ा सा डर रहेगा। निम्न से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? बहुत आसान सवाल। पीसीएस, यूपीएससी सबका फेमस प्राक्कलन समिति है, 30 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। उपयुक्त प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य शामिल होते हैं, 22 सदस्य शामिल होते हैं। मिलाकर कुल देखिए क्या लिखा हुआ था, दोनों सदनों की समितियों के सदस्यों को मिलाकर कुल 25 सदस्य, लोकसभा की याचिका समिति में 15 और राज्यसभा की याचिका समिति 10 सदस्य होते हैं। अलग अलग समितियों के बारे में बताया गया है। आप बस ये ध्यान में रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं। 1921 ईस्वी में पहली बार लोक लेखा समिति गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत में किया गया था, 1921 में किया गया था। 1919 एक्ट के तहत में इन सब की चर्चा शुरू हो गई थी। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। 1964 में वी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर सरकारी उपक्रम समिति का भी पहली बार गठन किया गया था। तो ये समितियों के बारे में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, यदि राज्यसभा के किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? राज्यसभा सीरियसली धन विधेयक में बहुत बड़े संशोधन कर रही है, तो उसके बाद क्या होगा, ये पूछा गया है आपसे। क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राज्यसभा के पास कहाँ से शक्तियाँ आ गई? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। राज्यसभा को मनी बिल संबंधित कोई खास विशेष अधिकार प्राप्त है नहीं। अगर किसी चीज़ को लेकर नाराज़गी भी होगी तो रहो नाराज़। याद करने के लिए बता रहा हूँ, राज्यसभा के पास में धन विधेयक से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर कोई खास उनके पास अधिकार नहीं होता। इसलिए बजट पर केवल बहस वगैरह कर सकते हैं वो लोग, चर्चा वगैरह कर सकते हैं, उसको ऐसा नहीं है कि बदल सकते हैं। ओके। 109 के अनुसार संविधान धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अनन्य अधिकार प्रदान करता है, अनन्य अधिकार प्रदान करता है संविधान, और 14 दिन के बाद वापस फिर से पारित कर दिया जाएगा। राज्यसभा को कोई दिक्कत भी हुई तो 14 दिन ज़्यादा ज़्यादा रोक सकती है, उसके बाद 7 पारित। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक के पुनः स्थापन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। पहला सवाल, संविधान संशोधन से आ गए हम लोग। भारत के संविधान में संशोधन केवल शब्द एलिमिनेशन, लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा प्रारंभ किया, ऐसा कब हुआ भाई? राज्यसभा में भी संविधान संशोधन शुरू किया जा सकता है। पहला तो गलत हो गया। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, हमारे फेडरल सिस्टम में अगर कोई संशोधन किया जा रहा है, फेडरल सिस्टम यानी कि राष्ट्रपति हो गए, करों से संबंधित चीज़ हो गया जैसे जीएसटी, फेडरल का पूरा राज्य और केंद्र दोनों को भारी स्तर पर प्रभावित किया है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। सभी राज्यों के द्वारा कि आधे से अधिक राज्यों के द्वारा है? संविधान संशोधन में 2 प्रकार के संशोधन की चर्चा है। एक है 2/3 मेजोरिटी से, एक है 2/3 प्लस राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। यहाँ तो लिखा हुआ सभी, यहाँ लिखा हुआ केवल। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों गलत है।
दोनों गलत है, दोनों गलत है। इस तरह के नहीं चीज़ें होती भाई, दोनों गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ था सभी, यहाँ पर लिखा हुआ था केवल। ध्यान से पढ़ना इसीलिए आवश्यक होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, बोर तो नहीं हो रहे होंगे। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राज्य का अध्यक्ष, स्टेट का अध्यक्ष है, वही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है क्या? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन है? राज्य का अध्यक्ष कौन है? बताइए मुझे जरा इसका आंसर। एलिमिनेट कीजिए, इसमें से देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक ऑप्शन किसी को एलिमिनेट कीजिए और फिर आंसर जरा निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए आंसर क्या हो जाएगा। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल जो होता है उसके अध्यक्ष तो मोदी जी हैं। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य किसका है? स्टेट। स्टेट का अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो तीसरा कहाँ से सही हो जाएगा? तीसरा कहाँ से सही हो जाएगा? तीसरा कहाँ से सही हो जाएगा? गलत हो गया। गलत हो गया तो हटा दिया तो आंसर आ गया। एक और दो सही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल उड़ गए, कुछ था ही नहीं, जान ही नहीं था इस सवाल में। तो तीसरा का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बाकी सब चीज़ें तो वही है कि भाई मंत्री बनने वाला सदस्य 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण कर ले। अगर कोई, इस बार काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मंत्री बनाया गया है लेकिन वो संसद की सदस्यता अभी उन्होंने लिया नहीं है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? किसकी सहमति से? तो इसका आंसर हो जाए बिना किसी राज्य की सहमति से। अगर भारत को, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, किसी इंटरनेशनल समझौते को, इंटरनेशनल कानूनों को, इंटरनेशनल मुद्दों को अपने देश में लागू करना है तो कोई राज्यवाजी की अनुमति हमें कुछ नहीं चाहिए। हम धड़ल्ले से उसको लागू कर सकते भारत की संसद। ठीक है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को प्रदान किया गया ये विशेष अधिकार। अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल आज का होगा। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। सीखने पर ध्यान दीजिएगा और खुद से भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। पेन लेकर बैठ जाइए, घेर घेर कर शब्दों को, जैसे मैंने केवल घेरा, सभी घेरा, एलिमिनेट किया, कॉन्सेप्ट छोटा सा अप्लाई किया और आंसर निकालने की कोशिश की। ठीक है। और एग्ज़ाम में जब भी जाएं तो एक बार रीड करें स्टेटमेंट को, अगर आंसर आ रहा है तो झट से निकाल लें। दोबारा और ज़्यादा सोचने पर कई बार आता हुआ आंसर भी आप गलत करके आ जाते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में सोचा कीजिए, ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों ही उस सदन के सदस्य नहीं होते। ये कब से हो गया? जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं है। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान का अधिकार होता है। दोनों सदन में जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनको राष्ट्रपति जी ने खुद ही मनोनीत किया है, क्या वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? जरा सोचिएगा। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये भी जरा सोचिए। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 2 सही है। अब देखिए, राष्ट्रपति जी को ही चुनना है। राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया है, वही अगर राष्ट्रपति को चुनने लगे तो ये थोड़ा सा अनएथिकल होता है कि हमारे ही द्वारा मनोनीत व्यक्ति हमें ही चुनने लग जाए, तो ये अनएथिकल होता है। इसलिए क्या होता है, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेने से रोका जाता है। वो भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन पहला यहाँ पर गलत है। उपसभापति और सभापति, सब उपसभापति तो सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 89(1) के भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का सभा का पदेन सभापति होगा। इसके तहत उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता का संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राज्यसभा के उपसभापति के लिए जरूरी होता है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो। जैसे पिछले बार राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश थे। हरिवंश बिहार के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। माझी माउंटेन मैन की स्टोरी उन्होंने ही ब्रेक की थी। और उसके अलावा उनका बहुत ही अच्छा एथिकल और बहुत पढ़े लिखे गणमान्य व्यक्ति रहे हैं। पत्रकारिता में उनका बहुत बड़ा योगदान है हरिवंश जी का। हरिवंश ही उनका नाम है। तो वो राज्यसभा के सदस्य थे और वो उपसभापति बने थे। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के उपसभापति उस सदन के सदस्य होते हैं। ये सवाल अंतिम करते हैं। ख़त्म करने का मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, आप लोगों का कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा। 45 मिनट तक आप अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं, साइंटिफिक होता है ये।
अगर पढ़ते भी हैं लाइब्रेरी वगैरह में तो एक सीटिंग बना कर रखिए, 45 मिनट तक मुझे नहीं उठना है, उसके बाद पानी वानी पी लिया, उसके बाद फिर बैठ गए, ये तरीका होता है। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा का अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। लोकसभा की अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती लोक लेखा। सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करती है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पहला तो पहले से ही गलत लग रहा था। इससे 22 सदस्य ही होते हैं, जिससे 25 कहाँ से आ जाएंगे? 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा के अध्यक्ष, ये विपक्षी दल का नेता होता है सामान्य तौर पर। ये परिपाटी है 1967 से कि भाई लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होगा वो विपक्षी दल के नेता होते हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसके अध्यक्ष रहते थे। तो यहाँ तक आज कंप्लीट करते, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे 2012 के सवाल। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, देखते रहिए, पढ़िए मन लगाकर, खूब अच्छे से पढ़िए, अपना 100% दीजिए। अपना 100% देना ही हमारे हाथों में होता है। कर्म हमारे हाथों में होता है, फल हमारे हाथों में नहीं होता है। कंपटीशन एग्जाम में फल बहुत सारी चीज़ों पर मायने रखता है, किस्मत से लेकर पेपर किस माहौल में दिया, कहाँ सेंटर पड़ा, किस प्रकार सेंटर पर पहुँचे, रात को सोए कि नहीं सोए, किसके बगल में सीट मिल गया है, बेंच सही है कि नहीं सही है, ये सब छोटे छोटे फैक्टर भी आपके रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। कंपटीशन है, अपना 100% दीजिए, फल की आशा कतई मत कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।